माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट कर रहे थे सर प्लीज बीपीएससी 104 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाइए। सो ये आपके लिए है बीपीएससी 104 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। ठीक, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है 5 साल पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग, 5 साल के पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग है। और जो स्टूडेंट्स जून में एग्जाम दे रहे हैं 26 में और दिसंबर 26 में देने वाले हैं, आप दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डाउट हो तो इंस्टा में पूछ सकते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, भारत में दलीय व्यवस्था को परिभाषित कीजिए और समय के साथ कैसे ये बदलती है इसके बारे में बताइए। समझिए, इसमें भारत में दलीय व्यवस्था से तात्पर्य उस राजनीतिक प्रणाली से है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल चुनावों के माध्यम से क्या करते हैं, सत्ता प्राप्त करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं तथा सरकार बनाने और विपक्ष की भूमिका निभाते हैं ना। और ये दल जनता की समस्याओं को उठाते हैं, नीतियां बनाते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। और ये दलीय व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार है। और स्वतंत्रता के बाद भारत में लंबे समय तक एक दलीय प्रभुत्व की स्थिति रही, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या था, वर्चस्व था। कौन सा कांग्रेस का, कौन सा पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक, तो 1952 से लेकर 1960 तक के दशक में कांग्रेस पार्टी ने लगभग सभी चुनाव में प्रमुख भूमिका निभाई। इसलिए इस काल को कांग्रेस प्रणाली की है ना काल भी कहा जाता है। 1952 से 60 तक के टाइम को कांग्रेस प्रणाली भी कहा जाता है। समय के साथ 1967 के बाद राजनीतिक परिवर्तन हुए और क्षेत्रीय दलों का किसमें क्या हो गया स्टूडेंट्स, उदय हो गया। इसके परिणाम स्वरूप भारत में बहुदलीय प्रणाली का क्या होने लगा, विकास होने लगा। 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार बनी, जिसमें विपक्ष की भूमिका अधिक मजबूत हुई। 1980 से 90 के दशक में गठबंधन की राजनीति का विस्तार हुआ और विभिन्न दल मिलकर सरकार बनाने लगे। और वर्तमान समय में भारत की दलीय व्यवस्था पूर्ण रूप से बहुदलीय और गठबंधन आधारित हो चुकी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ अनेक क्षेत्रीय दल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, वृद्धि और मानव विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वृद्धि और मानव विकास क्या है, समझिए। वृद्धि का मतलब होता है किसी देश की आय, उत्पादन और भौतिक संसाधनों में होने वाली मात्रात्मक वृद्धि। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी में वृद्धि देखा जाता है। समझ में आएगा। वृद्धि केवल आर्थिक पक्ष पर ध्यान नहीं देती, वृद्धि केवल आर्थिक पक्ष पर ध्यान देती है और यह जरूरी नहीं कि इससे सभी लोगों के जीवन स्तर में क्या होगा, सुधार हो। इसके विपरीत मानव विकास जो है, तो वृद्धि आपने क्या देखा कि किसी देश की आय, उत्पादन और भौतिक में होने वाली वृद्धि को, मात्रात्मक वृद्धि को है ना, तो वृद्धि कहा जाता है। लेकिन मानव विकास क्या होता है कि मानव के अंदर स्किल्स में सुधार होना, इंप्रूव होना। समझे। जैसे कि मान लो शिक्षा में वृद्धि होना, स्वास्थ्य में, पोषण में, जीवन प्रत्याशा में, जीवन स्तर में, इनकी गुणात्मक इकाइयों में है ना, इनकी गुणात्मक चीजों में, इन सब चीजों में जो मनुष्य के अंदर होने वाले स्किल्स है, उनके अंदर अगर बढ़ोतरी होता है तो मानव विकास, मानव लाइफ में आगे बढ़ा, पढ़ाई लिखाई करके है ना, पढ़ाई लिखाई करके कुछ बना, लाइफ में कुछ कर रहा है, तो ये उनका विकास हुआ, मानव विकास। मुख्य अंतर यह है कि वृद्धि केवल आर्थिक आंकड़ों पर आधारित होती है, जबकि मानव विकास व्यक्ति के समग्र कल्याण पर ध्यान देता है। वृद्धि में धन बढ़ सकता है, लेकिन असमानता बनी रहती है, जबकि मानव विकास समान अवसर और बेहतर जीवन पर जोर देता है। वृद्धि आर्थिक प्रगति का सूचक है, जबकि मानव विकास सामाजिक और मानवीय प्रगति का व्यापक माप है। भारतीय राजनीति में लिंग एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। इस पर जवाब दीजिए, टिप्पणी दीजिए, ठीक है। तो भारतीय राजनीति में लिंग, जेंडर एक महत्वपूर्ण और उभरता हुआ मुद्दा बन गया है। इसका अर्थ यह है कि महिलाओं और पुरुष, जब भी लिंग वाली बात आए तो यहाँ पे महिला और पुरुष की चर्चा जरूर होता है। क्यों कि यहाँ पे महिलाओं को, लिंग में महिलाओं को कम
और पुरुष को ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है, पुरुष पर, है ना? पुरुष का ज़्यादा महत्व होता है, महिलाओं को कम। तो महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता तथा प्रतिनिधित्व को लेकर प्रश्न उठ जाते हैं, लिंग की जब बात होती है तो। वे राजनीति के केंद्र में आ गए। भारत में लंबे समय तक महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में पीछे रखा गया, अभी तक भी। लेकिन अब स्थिति थोड़ा-थोड़ा बदल रहा है। आज महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, राजनीति में भागीदारी बढ़ रही है। संविधान में समानता का अधिकार और पंचायत में 33% आरक्षण जैसे प्रावधानों ने महिलाओं को क्या-क्या सशक्त बनाया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सहित कई राजनीतिक दल महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिला आरक्षण विधेयक जैसे मुद्दों को समर्थन देते हैं। इसके बावजूद आज भी राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है, अभी भी, है ना? तो सामाजिक रूढ़ियां, शिक्षा की कमी और लैंगिक भेदभाव इसकी क्या है, प्रमुख बाधाएं हैं। आज लिंग संबंधी मुद्दे जैसे महिला सुरक्षा, समान वेतन, शिक्षा में समान अवसर और सामाजिक राजनीतिक भागीदारी पर अधिक चर्चा हो रही है। इस प्रकार लिंग भारतीय राजनीति में एक प्रमुख और संवेदनशील मुद्दा बन चुका है, जो लोकतंत्र की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पृथक राज्यों की मांग की विवेचना कीजिए। इसका उदाहरण दीजिए। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण क्या है, देश है, जहाँ भाषा, संस्कृति और जाति क्षेत्रीय असमानता और विकास के अंतर के कारण समय-समय पर पृथक राज्यों की माँग उठती रही है। अब एक डाउट ये हो सकता है कि ये पृथक राज्य क्या है सर? तो पृथक राज्य का मतलब होता है किसी बड़े राज्य या क्षेत्र से अलग होकर एक नया राज्य बनाना। तो उस राज्य को, जो नया राज्य बनता है, वो पृथक राज्य कहलाता है। जैसे मान लो 2000 में झारखंड क्या हुआ, बिहार से अलग राज्य बना। ठीक है, बिहार से क्या होगा भाई, बिहार से खंड होकर एक अलग राज्य बना है। उत्तराखंड उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बना है ना। तो भाई उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, बिहार से अलग होकर झारखंड बना। तो ये लोग कहीं न कहीं भाई देश को भी बाँट रहे हैं, आप बताओ, अलग-अलग में, है ना? देश को भी भाई, देश के राज्य को भी बताओ, इस तरह से कर रहे हैं। तो क्या समझे? जब किसी क्षेत्र को प्रशासन और विकास की सुविधा के लिए अलग राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो उसे पृथक राज्य कहते हैं। ठीक? समझ गए? इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा, समान विकास और स्थानीय पहचान को सुरक्षित करना होता है। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग सबसे मजबूत हुई। इसी कारण 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद भी क्षेत्रीय असंतोष के कारण नए राज्यों की मांग जारी रही। उदाहरण के लिए तेलंगाना राज्य लंबे आंदोलन के बाद 2014 में आंध्र प्रदेश से भाई अलग होगा। देखो तेलंगाना कहाँ से अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। इसी तरह छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड भी क्या है भाई, पृथक राज्य ही हैं, है ना? क्षेत्रीय पहचान के आधार पर अलग राज्य बने। पृथक राज्यों की मांग के पीछे मुख्य कारण पिछड़ापन, रोजगार की कमी, राष्ट्र सांस्कृतिक पहचान की रक्षा और बेहतर प्रशासन की अपेक्षा शामिल है। कई बार यह आंदोलन शांतिपूर्ण होते हैं। ठीक, कई बार क्या होते हैं, शांतिपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वे राजनीतिक रूप से भी भाग लेते हैं। भारत में पृथक राज्यों की मांग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो संघीय ढांचे के भीतर क्षेत्रीय आकांक्षा और विकास की आवश्यकता को दर्शाती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विप्लव के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में लंबे समय से अलगाववादी आंदोलन और विद्रोह की घटनाएं देखने को मिलती है। इसके पीछे कई ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारण जिम्मेदार है। सबसे पहला कारण जाति और सांस्कृतिक विविधता है। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती है, जिनकी अपनी अलग भाषा, संस्कृति और पहचान है। कई बार इन्हें मुख्य धारा से अलग महसूस होने लगा। दूसरा कारण आर्थिक पिछड़ापन और विकास की कमी है। उद्योग, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण लोगों में असंतोष बढ़ा। तीसरा कारण राजनीतिक उपेक्षा माना जाता है। लोगों को लगता है कि केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। चौथा कारण सीमावर्ती स्थिति और घुसपैठ है। बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों से अवैध प्रवास के कारण जनसंख्या संतुलन और संसाधनों पर दबाव बढ़ा। इसके अलावा संगठनों द्वारा अलग राज्य या फिर स्वतंत्र की मांग ने भी विद्रोह को क्या किया, बढ़ावा दिया।
इस प्रकार पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह के कारण जटिल और बहुआयामी जिनका समाधान विकास, संवाद और राजनीतिक भागीदारी से किया जा सकता है। 6 नंबर में है क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जाति आधारित संगठन के उद्भव की विवेचना कीजिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जाति आधारित संगठनों का उद्भव सामाजिक असमानता, ऐतिहासिक भेदभाव और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता के कारण हुआ। स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के विस्तार के साथ विभिन्न जातियों ने अपने अधिकारों की रक्षा और सुधार के लिए संगठित होना शुरू किया। जाति आधारित संगठनों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक स्थिति में सुधार, शिक्षा और रोजगार में अवसर प्राप्त प्राप्त करना तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना रहा है। समय के साथ जाति राजनीति का एक महत्वपूर्ण आधार बन गई और चुनावों में यह एक प्रमुख कारक बन गई। कई राजनीतिक दल जातियों को वोट बैंक के रूप में देखते हैं, जिससे जाति आधारित राजनीति और अधिक मजबूत हो गई है। विशेषकर पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियां और अन्य वर्गों ने अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आंदोलन किए और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई। इस प्रकार जाति आधारित संगठनों का उद्भव सामाजिक न्याय और समानता की मांग से जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे कभी-कभी सामाजिक विभाजन और तनाव की समस्या उत्पन्न होती है। आरक्षण क्या है? संविधान सभा में आरक्षण व्यवस्था के पक्ष एवं विपक्ष में क्या तर्क है? आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में विशेष अवसर दिए जाते हैं ताकि सामाजिक समानता स्थापित की जा सके। देखिए, संविधान सभा में आरक्षण के पक्ष में तर्क दिया गया है कि भारत में सदियों से कुछ वर्गों के साथ सामाजिक भेदभाव और छुआछूत होती रही है। इसलिए उन्हें समान अवसर देने के लिए विशेष सहायता आवश्यक है। इससे सामाजिक न्याय और समानता स्थापित होगी और तथा वंचित वर्ग मुख्यधारा में आ सकेंगे। वहीं आरक्षण के विरोध में तर्क यह था कि यह समानता के सिद्धांत के खिलाफ है और इससे योग्यता प्रभावित हो सकती है। कुछ हाथों का मानना था, कुछ सदस्यों का मानना था कि आरक्षण अस्थायी होना चाहिए ताकि समाज में अस्थायी विभाजन न बने। इस प्रकार संविधान सभा में आरक्षण को लेकर मतभेद थे, लेकिन अंततः सामाजिक न्याय की आवश्यकता को देखते हुए इसे संविधान में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, मतदान व्यवहार के अध्ययन के महत्व का वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख निर्धारकों को पहचानिए। मतदान व्यवहार का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह यह समझने में मदद करता है कि मतदाता किसी चुनाव में किस प्रकार और क्यों क्यों किसी विशेष उम्मीदवार या फिर दल को चुनते हैं। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सकता है। इसके अध्ययन से सरकारें और राजनीतिक दल जनता की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं और समस्या को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यह नीति निर्माण में सहायक होता है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि कौन-सी नीतियाँ जनता को प्रभावित करती है। इसके अलावा यह चुनावी परिणामों का विश्लेषण करने और भविष्य के चुनावों की रणनीति बनाने में उपयोगी है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्धारक कई हैं। इनमें सामाजिक कारक जैसे जाति, धर्म, वर्ग, लिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक स्थिति, शिक्षा स्तर और रोजगार की स्थिति भी मतदाता के निर्णय को प्रभावित करती है। राजनीतिक दलों की नीतियाँ, नेतृत्व की छवि, चुनावी घोषणाएँ और प्रचार भी महत्वपूर्ण कारक है। इसके साथ ही क्षेत्रीय मुद्दे, मीडिया का प्रभाव और पारिवारिक परंपराएँ भी मतदान व्यवहार को निर्धारित करती है। इस प्रकार मतदान व्यवहार अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्वों का संयुक्त परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में चुनावी राजनीति में आरक्षण एवं महत्व एजेंडा रहा, इसके बारे में बताइए? भारत में आरक्षण चुनावी राजनीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, क्योंकि यह सामाजिक न्याय और समानता से सीधे जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय संविधान ने अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एससी, एसटी और बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। इसका उद्देश्य उन वर्गों को प्रतिनिधित्व देना था जो ऐतिहासिक रूप से वंचित और शोषित रहे हैं। चुनावी राजनीति में आरक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है एजेंडा बना बना क्योंकि
राजनीतिक दल वोट बैंक की दृष्टि से विभिन्न सामाजिक समूहों को आकर्षित करने के लिए आरक्षण नीतियों पर चर्चा और वादे करते हैं। लोकसभा और विधानसभा में SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था है, जिससे उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। इसके अलावा पंचायत और नगर के निकायों में महिलाओं के लिए 33% और कई राज्यों में 50% आरक्षण ने स्थानीय स्तर पर राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ाई है। हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक भी इस मुद्दे को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। आरक्षण का मुद्दा चुनाव में सामाजिक न्याय बनाम मेरिट की इस बहस को भी जन्म देता है। इस प्रकार भारत की चुनावी राजनीति में आरक्षण न केवल प्रतिनिधित्व का साधन है, बल्कि यह राजनीतिक नीति, सामाजिक परिवर्तन का भी क्या है, प्रमुख आधार रहा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विप्लव को समझाइए, यह आतंकवाद से किस प्रकार भिन्न है? विप्लव का अर्थ है क्या कि किसी राजनीतिक, सामाजिक या फिर आर्थिक व्यवस्था में तेजी और मूलभूत परिवर्तन लाना। यह परिवर्तन प्रायः जन सामान्य के व्यापक समर्थन से होता है। जब जन समूह नहीं होगा, जब समाज के लोग एक नहीं होंगे इसमें, तो यह परिवर्तन नहीं हो सकता। और इसका उद्देश्य पुरानी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करना। क्या समझे, जो ऐसा व्यवस्था जो क्या करे, समाज के अन्याय के विरुद्ध काम करे, मतलब अन्याय करे समाज में, है ना, जिससे अराजकता फैले, तो उस व्यवस्था को समाप्त कर देना, है ना, ये विप्लव है। व्यवस्था स्थापित करना होता है। विप्लव शांतिपूर्ण, हिंसक दोनों तरीकों से हो सकता है, लेकिन इसका लक्ष्य सामाजिक सुधार और जनहित होता है। तो विप्लव का क्या लक्ष्य देखा आपने? सामाजिक सुधार और जनहित। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी क्रांति एक विप्लव था, जिसने राजतंत्र को समाप्त कर लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की, है ना। तो भाई ये विप्लव की वजह से ही तो हो पाया, समाज के लोग मिले और ये जो शासन को बदल ही दिया, पूरा शासन को ही बदल दिया, है ना। क्या कर दिया? लोकतांत्रिक व्यवस्था बना दिया। इसके विपरीत आतंकवाद यह गतिविधि है जिसमें हिंसा, भय और डर का उपयोग करके राजनीति या फिर वैचारिक उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। तो आतंकवाद कौन होते हैं? जो छुपके से किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे जगह में, स्थान में क्या करते हैं, हमला बोलते हैं और वहां कब्जा कर लेते हैं, डरा के, धमका के, मार उड़ के। आतंकवाद में आम जनता को डराना होता है। आतंकवाद में क्या होता है? आम जनता को डराना, निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाना, है ना, बिना किसी गलती के किसी को मार देना और अस्थिरता फैलाना, यह मुख्य उद्देश्य होता है आतंकवाद का। विप्लव और आतंकवाद में अंतर है। विप्लव का उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक सुधार होता है ना। विप्लव क्या करना चाहता है? समाज में सुधार करना चाहता है। और लेकिन जो आतंकवाद होते हैं उसका उद्देश्य ही होता है भय फैलाकर अपने हित साधना होता है। मतलब कि इसका यहाँ लक्ष्य होता है क्या, कि भाई डर पैदा कर मार के, डरा के, धमका के कब्जा करना, अपना शासन करना। विप्लव सामान्यतः जन समर्थन पर आधारित होता है, जबकि आतंकवाद गुप्त और सीमित समूह द्वारा किया जाता है। विप्लव में परिवर्तन व्यापक और सकारात्मक होता है, जबकि आतंकवाद में विनाश और अस्थिरता होती है। विप्लव परिवर्तन और सुधार का साधन है। तो क्या देखा? विप्लव परिवर्तन और सुधार का क्या है? शासन है, जबकि आतंकवाद भय और हिंसा का माध्यम है। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और दलीय प्रणाली के विकास की व्याख्या कीजिए। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। स्वतंत्रता के बाद भारत में एक मजबूत बहुदलीय प्रणाली का विकास हुआ, जिसमें विभिन्न विचारधारा और हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दल सक्रिय हुए। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख दल के रूप में क्या हुए, उभरी, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति में यह प्रभुत्व बनाए रखा। समय के साथ दलीय प्रणाली में परिवर्तन आए और कई क्षेत्रीय तथा वैचारिक दलों का उदय हुआ। 1967 के बाद कांग्रेस का एक अधिकार कमजोर हुआ और क्षेत्रीय दलों का क्या हुआ, प्रभाव बढ़ने लगा। इसके परिणाम स्वरूप भारत में गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई। 1977 में जनता पार्टी का गठन और केंद्र में पहली बार कांग्रेस सरकार इसका क्या है भाई, उदाहरण है। 1990 के दशक के भारतीय
के बाद भारतीय राजनीति में बहुदलीय संगठन, गठबंधन और क्षेत्रीय दलों की भूमिका और अधिक मजबूत हो गई और भी अधिक क्या हो गई मजबूत हो गई। आज भारत में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों के साथ अनेक क्षेत्रीय दल जैसे समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस आदि भी महत्वपूर्ण क्या करते हैं भूमिका निभाते हैं। भारतीय दलीय प्रणाली का विकास एक दल प्रभुत्व से बहुदलीय और गठबंधन प्रणाली की ओर हुआ है, जो भारतीय लोकतंत्र की विविधता और जटिलता को दर्शाता है। उन कारकों पर एक निबंध लिखिए जिनके कारण भारत में क्षेत्रीय दलों का क्या हुआ गठन हुआ। भारत में क्षेत्रीय दलों का गठन मुख्य रूप से देश की भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता के कारण हुआ। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राज्यों की अपनी अलग पहचान, भाषा और संस्कृति रही है, लेकिन कई बार राष्ट्रीय दल इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहे हैं। इससे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक असंतोष बढ़ा और क्षेत्रीय दलों के गठन को बल मिला। दूसरा महत्वपूर्ण कारण आर्थिक गैर विकासात्मक असमानता। कुछ क्षेत्रों को अपेक्षित विकास, रोजगार और संसाधन नहीं मिल पाए, जिससे लोगों में यह भावनाएं पैदा हुई और उनकी समस्या को केंद्र की राजनीति में पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा। इसके साथ ही केंद्र राज्य संबंधों में तनाव और राज्यों को अधिक स्वायत्तता की मांग ने भी क्षेत्रीय दलों को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय दलों की कमजोर क्षेत्रीय पकड़, स्थानीय नेतृत्व का उदय, जाति धर्म आधारित सामाजिक समाजीकरण में है ना, जाति धर्म आधारित सामाजिक समीकरण भी क्षेत्रीय दलों के विकास में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार क्षेत्रीय दलों का उदय भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की विविधता और स्थानीय आवश्यकताओं का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 13 में लोकतंत्र में मतदान व्यवहार के निर्धारण में जाति और वर्ग की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। लोकतंत्र व्यवस्था में मतदान व्यवहार अनेक सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें जाति और वर्ग सबसे महत्वपूर्ण है। भारत जैसे विविध विविध समाज में जातीय मतदान व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है। कई बार मतदान अपने जाति समूह, समुदाय और सामाजिक पहचान का आधार पर किसी विशेष दल या फिर उम्मीदवार को समर्थन देते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक दल भी जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर उम्मीदवार चयन और चुनावी राजनीति बनाते हैं। इससे वोट बैंक राजनीति को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार वर्ग भी मतदान व्यवस्था को प्रभावित करता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अक्सर रोजगार, गरीबी उन्मूलन और कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर मतदान करता है, जबकि मध्यम और उच्च वर्ग स्थिरता और नीति आधारित मुद्दों को प्राथमिकता देता है। हालांकि आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जाति और वर्ग का अत्यधिक प्रभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती भी है। इस मतदान का आधार मुद्दों और चुनौतियों के बजाय पहचान पर आधारित है, जो पहचान पर आधारित होता हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। इससे सामाजिक विभाजन भी बढ़ सकता है। फिर भी यह सच है कि हाल में के वर्षों में शिक्षा, शहरीकरण और जागरूकता के करोड़ जाति वर्ग का प्रभाव कुछ हद तक कम हुआ और मुद्दा आधारित मतदान बढ़ रहा है। इस प्रकार जाति और वर्ग मतदान व्यवहार को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव धीरे-धीरे बदल भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में है उन कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए जिनके कारण भारत में स्वायत्तता आंदोलन हुआ। समझिए, भारत में स्वायत्तता आंदोलन का उदय कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों से हुआ। सबसे प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन की केंद्रीकृत और निरंकुश नीति थी, जिसमें भारतीय को निर्माण लेने की वास्तविक शक्ति नहीं दी गई। इससे जनता में असंतोष बढ़ा और संविधान की मांग उठी। दूसरा कारण आर्थिक शोषण और गरीबी था। ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय उद्योगों और कृषि को नुकसान पहुंचाया, जिससे बेरोजगारी और आर्थिक असमानता बढ़ी। इसके परिणामस्वरूप लोग अपने शासन की आवश्यकता महसूस करने लगे। तीसरा कारण शिक्षा, राष्ट्रवादी चेतना का विकास था। आधुनिक शिक्षा, प्रेस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा की और स्वायत्तता की मांग को मजबूत किया।
इसके अलावा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में स्वतंत्रता की लहर तथा कांग्रेस और अन्य संगठनों की भूमिका ने भी स्वायत्तता आंदोलन को क्या की गति दी। स्वायत्तता ब्रिटिश आंदोलन ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और आत्मशासन की बढ़ती आकांक्षा का क्या परिणाम था। 15 नंबर में भारत में धर्मनिरपेक्षता पर समकालीन बहस का क्या कीजिए वर्णन कीजिए। भारत में धर्मनिरपेक्षता संविधान का एक मूल क्या है सिद्धांत है, जिसका अर्थ राज्य का किसी भी धर्म के प्रति निष्पक्ष रहना और सभी धर्मों को समान सम्मान देना है। लेकिन वर्तमान समय में इस सिद्धांत को लेकर कई तरह की बहसें और विवाद देखने को मिलते हैं। एक पक्ष का मानना है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन कमजोर हुआ है और राजनीति में धार्मिक पहचान का बढ़ता उपयोग चिंता का विषय है। चुनावों में धार्मिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक तनाव और कुछ नीतियां को धर्म से जोड़कर देखने की प्रवृत्ति इस बहस को और तेजी से करती है। इससे सामाजिक एकाग्रता इससे समाज एकाग्रता पर क्या होता है प्रभाव पड़ने की आशंका क्या हो जाती है व्यक्त की जा सकती है। सामाजिक एकता पर पड़ने की आशंका व्यक्त की जाती है। दूसरे पक्ष का कहना है कि भारत का धर्मनिरपेक्ष मॉडल पश्चिमी देशों से अलग है, जहां राज्य की सभी के प्रति सम्मान की नीति अपनाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य धार्मिक मामलों में सीमित हो जाता है, सीमित हस्तक्षेप करता है ताकि सभी संप्रदायों की परंपराओं का सम्मान हो सके। इसके अलावा समान नागरिक संहिता, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकार जैसे मुद्दे भी इस बहस का हिस्सा है। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक मानते हैं, जबकि अन्य इसे सांस्कृतिक विविधता के खिलाफ मानते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता पर समकालीन बहस राज्य, धर्म और समाज के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती को दर्शाते हैं, है ना? तो इस तरह से देखिए 15 क्वेश्चंस मैंने आपको अ, पढ़ते हुए समझा दिया, क्योंकि टाइम कम था। मैं अपने तरह से एक्सप्लेन करता तो ज़्यादा टाइम लग जाता, लेकिन पढ़ते हुए समझाया, आप लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 से है आपका, जाति आधारित संगठनों के उद्भव और भारतीय राजनीति पर उनके प्रभाव पर निबंध लिखिए। तो वीडियो को रोक कर आंसर देख लीजिए, या फिर आप एग्जाम देने से पहले 15, 20, 25 मिनट पहले ये नोट्स लिखिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। 17 नंबर में है ओबीसी समूह के लिए आरक्षण नीति पर चर्चा कीजिए। अब उसके बाद देखिए ये टिप्पणी आपको दिया गया है, जो आपके एग्जाम में टिप्पणी कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर टिप्पणी लिखिए। बोडो समझौता, ये हिंट के लिए टिप्पणी है, ये नहीं कि सोच रहे हैं एग्जाम के हिंट के लिए है। इससे हिंट लीजिए और एग्जाम में अपने माइंड से लिखिए। दूसरा है गठबंधन राजनीति। तीसरा है क्षेत्रीय दल। चौथा अकाली दल। ये सब टिप्पणी है। पांचवा है उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद। छठा है जाति आधारित आंदोलन। सातवां राजनीतिक दल। आठवां है निर्जातीयता। नौवां है पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह। और 10वां है पूर्वोत्तर भारत का पुनर्गठन। 11वां है कल्याणकारी योजनाओं से भारत का विकास। 12वां है जातीयता और मतदान व्यवहार। देखो कितने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, ये टिप्पणी वाला भी और लॉन्ग भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप से ये पीडीएफ परचेस कीजिए, और एग्जाम देने से पहले फटाफट आपका इस तैयारी हो जाएगा। और चैनल में अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जानिस प्लेसर्स बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट।